नमस्कार। आज हम मॉर्गन हाउसेल की जानी मानी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी यानी धन का मनोविज्ञान, इसके कुछ बहुत ही अहम विचारों पर गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास इस किताब का एक डिटेल चैप्टर वाइज रिव्यू है और इसका जो निचोड़ है वो यही है कि पैसे के मामले में आप क्या जानते हैं, इससे ज्यादा जरूरी है कि आप व्यवहार कैसा करते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये काफी दिलचस्प नजरिया है। हम अक्सर सोचते हैं कि भाई ज्यादा जानकारी होगी तो ज्यादा सफल होंगे। हाँ। लेकिन हाउसेल कहते हैं कि ऐसा नहीं है। साधारण लोग भी अगर उनका व्यवहार सही है, उनमें धैर्य है, अनुशासन है, तो वो भी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। अच्छा। तो आज हम कोशिश करेंगे कि पैसे के साथ एक हेल्दी रिश्ता बनाने के लिए कौन सा व्यवहार जरूरी है, कौन सी सोच जरूरी है, उसको समझें। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ही विचार मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। कोई पागल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि पैसे को लेकर हमारे फैसले अजीब लग सकते हैं दूसरों को, पर वो हमारे लिए ठीक है। हाँ देखिए, इसको ऐसे समझिए कि हर किसी के पैसे से जुड़े अनुभव अलग होते हैं। अलग होते हैं। तो जो फैसला एक इंसान के लिए सही है वो उसके अपने अनुभव के हिसाब से है। जैसे मान लीजिए किसी ने अपनी जिंदगी में अपने पेरेंट्स के टाइम में बड़ी आर्थिक मंदी देखी हो। हाँ। वो शायद शेयर बाजार में पैसा लगाने से हमेशा डरेगा। हाँ, डर बैठ जाता है। हाँ, डर बैठ जाता है। हाँ। और दूसरी तरफ कोई ऐसा हो जिसने सिर्फ तेजी का दौर देखा हो, जैसे टेक बूम, हाँ। वो शायद ज्यादा आशावादी होगा, ज्यादा रिस्क लेने को तैयार होगा। अच्छा। तो सबक ये है कि हमें दूसरों के फाइनेंशियल फैसलों पर उंगली उठाने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। हर किसी की कहानी, उसका बैकग्राउंड अलग है। ये बात तो माननी पड़ेगी। सबके अपने लेंस होते हैं दुनिया देखने के। बिल्कुल। और इसी से शायद जुड़ा है किस्मत और जोखिम वाला पहलू, कि सब कुछ हमारी मेहनत या हमारे कंट्रोल में नहीं होता। सही कहा, बिल्कुल। हाउसर इसके लिए बिल गेट्स का उदाहरण देते हैं। हाँ, मैंने पढ़ा था। उन्हें बहुत कम उम्र में एक ऐसे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला जहां कंप्यूटर था। ये 1960 के दशक की बात है, बहुत रेयर था। तो ये तो हुई किस्मत। हाँ, बिल्कुल। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। उन्हीं के एक बहुत होनहार दोस्त थे, केंट इवेंस। गेट्स खुद मानते थे कि वो उनसे ज्यादा सफल हो सकते थे, पर उनकी पहाड़ चढ़ते हुए एक दुर्घटना में बहुत कम उम्र में मौत हो गई। तो ये है रिस्क। ये हमें याद दिलाता है कि जब सफलता मिले तो थोड़ा विनम्र रहना चाहिए, और जब दूसरे सफल हों तो थोड़ी सहानुभूति रखनी चाहिए, क्योंकि लक और रिस्क दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। ये समझना जरूरी है। अच्छा, इस अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए भी एक और जाल है जिसमें लोग फंसते हैं, वो कभी पर्याप्त नहीं वाली सोच। मतलब हमेशा और ज्यादा चाहिए। और ये बहुत ही खतरनाक जाल है। आप देखिए, रजत गुप्ता या बर्नी मैडॉफ जैसे लोग, हाँ, ये लोग बहुत अमीर थे, बहुत सफल थे। हाँ, बिल्कुल। उनके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी और ज्यादा कमाने के चक्कर में उन्होंने गैरकानूनी रास्ते अपनाए, सब कुछ दांव पे लगा दिया, और अंत में क्या हुआ? सब कुछ गंवा बैठे। सही बात है। ये दिखाता है कि अगर आपने ये तय नहीं किया कि आपके लिए इनफ यानी पर्याप्त कितना है, तो ये दौड़ आपको कहीं भी ले जा सकती है, बर्बादी तक भी। तो फिर असली दौलत है क्या? अगर सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है, किताब कहती है असली दौलत वो है जो दिखती नहीं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर यह बहुत गहरा पॉइंट है। देखिए, असली दौलत वो पैसा है जो आपने कमाया और फिर खर्च नहीं किया। अच्छा। मतलब वो पैसा जो आपने बचाया है या कहीं इन्वेस्ट किया है। जब हम कोई महंगी कार देखते हैं तो हम सोचते हैं, वाह, ये आदमी अमीर है। हाँ, यही सोचता है हर कोई। हो सकता है वो कार लोन पर हो और वो आदमी भारी कर्ज में हो, तो कार अमीर नहीं बना रही। असली दौलत तो वो है जो दिख नहीं रही। आपकी बचत, आपके निवेश, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम, वो पैसा जो पर्दे के पीछे आपके लिए काम कर रहा है, दिखावा नहीं। समझी। तो मतलब सच्ची दौलत अंदर की बात है, बाहर की नहीं। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है शायद पैसे का असली मकसद। किताब कहती है स्वतंत्रता, आजादी, अपने समय पर अपना कंट्रोल। मेरे हिसाब से और हाउस होल्ड के हिसाब से भी पैसे का सबसे बड़ा फायदा यही है, स्वतंत्रता। कैसे? ये आज़ादी कि आप सुबह उठें और तय कर सकें कि आज आपको क्या करना है, किसके साथ समय बिताना है, कौन सा काम करना है या नहीं करना है। ये कंट्रोल अपने समय पर, अपने जीवन पर, ये किसी भी महंगी चीज से कहीं ज्यादा कीमती है। पैसा आपको चीजें खरीदने की ताकत देता है, हाँ, पर उससे भी बड़ी चीज जो वो खरीद सकता है वो है आपकी अपनी आज़ादी। ये बहुत पावरफुल विचार है। अच्छा, एक और बात कही गई है किताब में कि फाइनेंशियल फैसलों में हमें एकदम तर्क संगत यानी रैशनल होने की जरूरत नहीं, बल्कि उचित यानी रीजनेबल होना चाहिए। इसमें क्या फर्क है? हाँ, ये भी बड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट है। देखिए, तर्क संगत का मतलब हुआ वो फैसला जो शायद कागज पर, स्प्रेडशीट पर सबसे बेस्ट दिखे, सबसे ज्यादा रिटर्न दे। ठीक है।
लेकिन उचित फैसला वो है जो आपके लिए सही हो, आपकी परिस्थितियों, आपकी भावनाओं, आपकी नींद को ध्यान में रखते हुए। कोई उदाहरण? जैसे हो सकता है गणित के हिसाब से होम लोन को धीरे धीरे चुकाना और बाकी पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करना ज्यादा तर्कसंगत हो। हाँ, ज्यादातर फाइनेंशियल एडवाइजर यही कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आपको वो लोन सिर पर बोझ लगता है और उसे जल्दी चुका देने से आपको रात को अच्छी नींद आती है, मानसिक शांति मिलती है, तो वो आपके लिए ज्यादा उचित फैसला है, भले ही उसे थोड़ा कम रिटर्न मिले। हमारे फाइनेंशियल फैसले सिर्फ नंबर गेम नहीं होते, वो हमारी जिंदगी से जुड़े होते हैं। ये बात भी सही है, भावनाओं का भी रोल है। बिल्कुल। और लंबी दौड़ में वही फैसले टिकते हैं जिनके साथ हम सहज महसूस करते हैं। और बचत की अहमियत पर भी जोर दिया गया है। सिर्फ ज्यादा कमाना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। आपकी बचत दर, यानी आप अपनी आय का कितना हिस्सा बचाते हैं, ये अक्सर आपकी कमाई या आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। सच में? हाँ, क्योंकि बचत आपको विकल्प देती है, मुश्किल समय में सहारा देती है, नौकरी बदलने की हिम्मत देती है, कोई अच्छा मौका आए तो उसे पकड़ने की क्षमता देती है। ये एक आदत है, एक अनुशासन है। ज्यादा कमाने के बावजूद अगर आप सब उड़ा देते हैं तो आप कभी फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हो सकते। ये तो बहुत बेसिक लेकिन जरूरी बात है। हाँ, इसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। और आखिर में एक बहुत ही मानवीय बात कि हम सब बदलते हैं। हमारे लक्ष्य, हमारी जरूरतें वक्त के साथ बदलती हैं। इसका फाइनेंशियल प्लानिंग पर क्या असर पड़ता है? ये समझना बहुत जरूरी है। हम आज जो प्लान बनाते हैं वो आज के हम के लिए बनाते हैं। हाँ। लेकिन 10 साल बाद, 20 साल बाद हम शायद कुछ और चाहते हों। हमारी प्राथमिकताएं बदल सकती हैं। इसलिए अपनी फाइनेंशियल योजनाओं में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ी गुंजाइश रखना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि आज के किसी सपने के पीछे हम भविष्य के अपने आप को पूरी तरह से बांध दें। मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, पर उसमें बदलाव की गुंजाइश रखें। बिल्कुल। एक्सट्रीम फैसले लेने से बचें, बीच का रास्ता अपनाएं। तो कुल मिलाकर देखें तो धन का मनोविज्ञान हमें यही सिखाती है कि पैसा सिर्फ अर्थशास्त्र या गणित का विषय नहीं है। ये बहुत हद तक मनोविज्ञान, व्यवहार और हमारी अपनी भावनाओं से जुड़ा है। हाँ। धैर्य रखना, विनम्र रहना, बचत की आदत डालना और पैसे का असली मकसद यानी स्वतंत्रता को समझना, यही सब असली दौलत की कुंजी है। ये कोई जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पैसे के साथ एक समझदार, टिकाऊ और ज्यादा सुकून भरा रिश्ता बनाने की गाइड है। तो ये तो थे कुछ मुख्य विचार। और जाते जाते शायद श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं हम। हाँ, जरूर। पैसे को लेकर आपकी सबसे गहरी सोच, आपकी मान्यता क्या है? जरा सोचिए, क्या वो सच में आपकी अपनी है, आपके अपने लक्ष्यों से जुड़ी है, या कहीं वो समाज या आसपास के लोगों की उम्मीदों का असर तो नहीं? ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार करना शायद आपके फाइनेंशियल जीवन को एक नई दिशा दे सकता है।